क्या इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है वो जेडीयू का आखिरी चुनाव होगा? यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन इस तरह की आशंका जताई जा रही है, इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद ऐसा हो। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसी क्यों आशंका जताई जा रही है? और ये आशंका एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं वो भी जता रहे हैं, और साथ ही जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्हें भी ये चिंता खाई जा रही है कि क्या वाकई ऐसा होगा कि ये विधानसभा चुनाव जेडीयू का आखिरी चुनाव होगा। तमाम ऐसे बयान हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, चाहे जेडीयू के जो दूसरे नेता हैं वो जो संकेत दे रहे हैं, और चाहे बात कर लें बीजेपी की, तो हर तरफ से यही संकेत मिल रहा है कि अगर अभी भी नहीं जागे नीतीश कुमार तो बहुत देर हो जाएगी और जेडीयू का अस्तित्व मिट सकता है इस विधानसभा चुनाव के बाद। तो आखिरकार क्या वजह है, क्यों इस तरह की आशंका जताई जा रही है, ये तमाम जवाब आप जान लेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि सुशासन बाबू भले ही इस बार चीफ मिनिस्टर बनने की फिर से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा खेला हो जाए। जिस पार्टी के बल पर वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, कहीं वही पार्टी खत्म ना हो जाए, क्योंकि हर तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान अलग बिदके हुए हैं, जो दूसरे घटक दल हैं वो अलग बिदके हुए हैं, बीजेपी से उनकी बात नहीं बन पा रही है। तो क्या केवल यही वजह है? जी नहीं, वजह कुछ और है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को अब अपनी जो विरासत है वो किसी को सौंप देनी चाहिए, अपना वारिस ढूंढ लेना चाहिए। तो आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कह क्यों रहे हैं? तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, जिसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं, और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जगदेव प्रसाद का नाम भी ले रहे हैं, ये वही नेता है जो शोषित समाज दल के प्रमुख हुआ करते थे। एक वक्त था जब उनका बहुत धाक हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई और अब उस दल का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि उनके पुत्र नागमणि अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन वो कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते थे और उनके हाथ में सत्ता की चाबी होती थी, किंग मेकर की भूमिका में कई बार आ चुके थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा उनका नाम ले रहे हैं बार बार, और ये बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ने जल्दी ही फैसला नहीं किया, अगर जल्दी ही अपनी विरासत नहीं सौंपी, जल्दी ही अपना वारिस नहीं चुना, तो उनका हाल भी जगदेव प्रसाद जैसा हो सकता है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जगदेव प्रसाद के साथ? तो उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम चीज़ें कही, और ये भी पता चलता है कि जिन दिनों जो जगदेव प्रसाद थे उनकी खूब चलती थी, उन्हीं दिनों जब वो राजनीति के शिखर पर पहुंच रहे थे, उन्हीं दिनों उनकी असमय मौत हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और उस वक्त तक वो अपने दल के एक सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने अपना वारिस किसी को नहीं चुना था। तब हालात ऐसे हुए कि उनकी हत्या के बाद सब कुछ बिखरता चला गया, वो शोषित समाज दल बिल्कुल खत्म होता चला गया, और उनकी विरासत को उनका जो बेटा है वो संभाल नहीं पाया, क्योंकि तब तक उनके पिता ने उनको बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीति में लेकर नहीं आए थे, अपनी विरासत नहीं सौंपी थी। तो एक ये बड़ी वजह रही जिसके कारण शोषित समाज दल खत्म हो गया। तो उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ तो जगदेव प्रसाद का नाम भी लेते हैं, और साथ ही ये आगाह भी करते हैं कि नीतीश कुमार का हश्र भी वैसा ही हो सकता है, जेडीयू का हश्र वैसा ही हो सकता है, अगर समय रहते उन्होंने ये जो राजनीति है उसका जो कह लें एक तरीके से अगले पीढ़ी को अगर उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया, तो हो सकता है कि ये बैटन रेस वो हार जाएं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसमें मुश्किल क्या है? तो पिछले दिनों जेडीयू के भी तमाम वरिष्ठ नेता ये सलाह देते रहे नीतीश कुमार को कि निशांत कुमार जो कि उनके सुपुत्र हैं, उनको जल्दी से जल्दी सक्रिय राजनीति में लाया जाना चाहिए।
क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम हुए, जो नौकरशाहों की जो देखी गई, जिस तरीके से उनकी चल रही है, जिस तरीके से राजनेताओं की अनदेखी की जा रही है, जिस तरीके से जेडीयू के विधायकों की, मंत्रियों तक की अनदेखी की गई, उससे ये लगने लगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे शासन को अपने तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। और ये बात शायद नौकरशाह भी समझ चुके हैं। पिछले दिनों कई बार उनके बयानों को लेकर के भी तमाम तरह के विवाद हुए कि नीतीश कुमार न जाने कहाँ से क्या क्या बयान देते हैं। उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर भी सवाल उठे, कभी किसी का पैर छू लेते हैं, कभी विधानसभा में कोई बयान दे देते हैं, कभी कुछ भी करने लगते हैं। तो उससे सवाल उठने लगे थे कि क्या नीतीश कुमार, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगला 5 साल यानी 2025 से लेकर के 2030 तक केवल नीतीश, ये उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, हम अपने समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन सीएम का फेस तो नीतीश कुमार ही हैं, 2025 से 2030 केवल नीतीश। लेकिन क्या 2030 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर सही तरीके से राजकाज संभाल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल जेडीयू के नेता भी उठा रहे हैं, तमाम घटक दल के नेता भी उठा रहे हैं, बीजेपी भी उठा रही है। और चिराग पासवान ने तो खैर, जब वो चला रहे थे नीतीश कुमार सरकार 2020 से, जब वो एनडीए से अलग हो गए थे, महागठबंधन का हिस्सा हो गए थे, तब से चिराग पासवान ये सवाल उठा रहे। सम्राट चौधरी भी गाहे बगाहे इस तरह के सवाल उठाते रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि साथ साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में हैं, चिराग पासवान भी साथ में, सम्राट चौधरी भी पास में हैं, साथ में हैं, जीतन राम मांझी भी साथ में हैं, तो अब ये सवाल उठ नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सवाल बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है, वो निराधार हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है, भले उसे सार्वजनिक तौर पर दोहराया नहीं जा रहा है। तो ये जो उपेंद्र कुशवाहा ने आशंका जताई कि जल्दी से नीतीश कुमार को अपना वारिस चुन लेना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बहुत खास हुआ करते थे और उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जेडीयू में जो सारा दारोमदार है वो उपेंद्र कुशवाहा को सौंप दें और उनको आगे बढ़ा दें। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से कई बार नीतीश कुमार के साथ आए, कई बार अलग हो गए, अपनी पार्टी का विलय कर दिया जेडीयू में, कभी हट गए, कभी महागठबंधन में चले गए, कभी जो मोदी की लहर में चुनाव जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, केंद्रीय मंत्री तक बन जाते हैं, फिर दावा करते हैं कि भाई हमारा 4 से 5% जो वोट बैंक है वो कुशवाहा का है, वो निर्णायक स्थिति में है करीब 70 सीटों पर, तो मुझे तवज्जो दी जानी चाहिए क्योंकि मैं अभी सबसे बड़ा नेता हूं कुशवाहा का। एक वक्त था जब नीतीश कुमार के साथ उनका लव कुश का समीकरण चल रहा था, यानी कि कोयरी कुर्मी का समीकरण चल रहा था। उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार हटे तो उपेंद्र कुशवाहा को ही अपनी जो विरासत है वो सौंप करके जाएंगे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ये तो नहीं कह रहे, क्योंकि वो तो अलग दल के नेता हो गए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उन्होंने बना लिया। हालांकि अलग अलग समय पर कभी वो राष्ट्रीय समता पार्टी बना लेते हैं, कभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना लेते हैं, कभी महागठबंधन में बैठ जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं। ये उनकी आदत रही है। अब कितनी बार वो दल बदल कर चुके हैं, इसकी गिनती करना भी अब लोग भूल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में जाएंगे? अगर उन्हें ऐसा संकेत मिल जाता है कि मुझे जेडीयू में तवज्जो दिया जाएगा, जेडीयू की विरासत मुझे सौंपी जा सकती है, तो क्या इसलिए वो ऐसी सलाह दे रहे हैं? तो ये तो अब मान चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब तमाम ऐसे कद्दावर नेता जेडीयू के अंदर ही हैं जो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा कद्दावर नेता उस गद्दी पर आसीन हो। इससे बढ़िया है कि इनको ये सलाह दे दी जाए नीतीश कुमार को कि अपने पुत्र को आगे कीजिए, और हो सकता है कि पुत्र के साथ उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी पटे और उपेंद्र कुशवाहा फिर अपना वो बदल करके पलटी मार करके पहुंच जाएं जेडीयू में और उनको फिर से तवज्जो मिलने लगे। तो ये वो समीकरण है जो काल्पनिक हैं, लेकिन ये कहना पूरी तरीके से गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से पहले से इन पर दबाव डालते रहे, जेडीयू के नेता भी दबाव डालते रहे कि आप अपना वारिस चुन लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार के सामने 2-3 चीज़ें हैं। वो एक तो वो विकास की बात करते रहे हैं, वंशवाद का वो विरोध करते रहे हैं, हमेशा ये कहते रहे हैं कि चाहे लालू यादव के वंश की बात कर लें, चाहे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात कर लें, तो हर जगह वंशवाद हावी होता रहा है और इसका वो विरोध भी करते रहे। इवन चिराग पासवान पर कई बार वो सवाल खड़े कर चुके हैं।
तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार को आगे करके उन्हीं तमाम आरोपों को झेलने को तैयार हो जाएं जो आरोप वो दूसरों पर लगाते रहे हैं। तो ये मजबूरी है, इसलिए नीतीश कुमार चाहते तो हैं कि अपना वारिस चुन ले निशांत कुमार को, लेकिन यहां पर वो ये चाह रहे हैं कि निशांत कुमार अपना कद खुद बनाए, खुद चुनाव भी लड़ लें, चुनाव लड़ने के बाद ऐसी छवि बना लें कि लोग मानने लगे कि वाकई अगर कोई उत्तराधिकारी हो सकता है तो निशांत कुमार ही हो सकता है, अगर जेडीयू को कोई चला सकता है तो निशांत कुमार ही चला सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जो सार्वजनिक जो जनसभाएं हो रही है उसमें से नीतीश कुमार की मौजूदगी होने के बावजूद एक बड़ा दलित वर्ग वहां आने से अब संकोच कर रहा है। एक जो युवाओं का और युवाओं की भीड़ होती थी वो वहां पर आने में परहेज कर रही है। एक बड़ा वोट बैंक जो है, आधी आबादी वाला वोट बैंक जो महिलाओं का वोट बैंक है, वो भी अब छिटकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तमाम दांवपेच लगा रहे हैं नीतीश कुमार, चाहे वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात कर लें, चाहे जो दूसरे योजनाएं हैं जो महिलाओं को केंद्रित करके जो दूसरी योजनाएं बनाई गई है, इसके बावजूद आधी आबादी भी अब दूरी बना रही है। उसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि उनको अब ये भरोसा नहीं है कि अगर इस बार सीएम बन गए नीतीश कुमार तो आने वाले दिनों में वो कितने साल तक सीएम के तौर पे वहाँ पर रह पाएंगे, सुशासन बाबू के तौर पर रह पाएंगे। तो ये एक बड़ी वजह है। इसीलिए चाहे वो घटक दल उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, चाहे जेडीयू की बात कर लें, तो ये लोग यही चाहते हैं कि वो अपना कोई वारिस चुन ले, ताकि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे तो उनके अल्टरनेट में, उनके विकल्प में एक दूसरा कोई बड़ा नेता खड़ा है जो पूरे शासन को संभाल ले, जो इस विरासत को आगे लेकर के चले, जो नीतीश कुमार की सोच है उसको आगे लेकर के चले। तो इस बात की गारंटी मिलना अब जरूरी हो गया है और यही संकेत उपेंद्र कुशवाहा भी दे रहे हैं और दूसरे जो घटक दल हैं वो भी दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी नहीं चाहती है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कोई बड़ा चेहरा आगे आए, बल्कि बीजेपी तो ये चाहती है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का अस्तित्व भले बना रहे, उस पर किसी तरह का संकट ना आए, लेकिन वो बड़े भाई की भूमिका में ना आए या फिर वो मुख्यमंत्री पद पर दावा ना ठोके। क्योंकि जब पिछली बार जेडीयू एनडीए से अलग हुई थी उस वक्त भी यही आरोप लगाया था नीतीश कुमार ने कि बीजेपी चाहती है कि जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। यानी बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे सुशील मोदी की बात कर लें, चाहे सम्राट चौधरी की बात कर लें, विजय सिन्हा की बात कर लें, या दूसरे भी बड़े नेता हैं, वो अंदर खाने सेंध लगा रहे हैं जेडीयू में और जेडीयू को तोड़ने की कोशिश में है, उसमें दरार डालने की कोशिश में है। और अगर मैं सरकार में बना रहा बीजेपी के साथ तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जेडीयू को अपनी तरफ शामिल कर ले बीजेपी और जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो एक बार फिर से यहाँ पर वारिस के बहाने ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई जेडीयू का अस्तित्व संकट में है। अगर नीतीश कुमार ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो हो सकता है इस बार का विधानसभा चुनाव जेडीयू के तौर पर आखिरी चुनाव हो। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।